क्लास 12th बीएसटी के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट का मतलब हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस के बारे में। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो देखो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मनी। फिनेंशियल का मतलब फिनेंस मतलब मनी, पैसा। पैसे को मैनेज हमको करना है, पैसे को मैनेज करना है। यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम पैसे को कैसे मैनेज करें स्पेसिफिकली। हमने पहले जो पढ़ा है, हमने पहले जो मैनेजमेंट पढ़ा है, वो क्या था कि हम पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओवरऑल हर एक एक्टिविटी को मैनेज कर रहे थे। बट चैप्टर 9 जो आपकी बीएसटी का है, वो बोलता है कि पैसे को स्पेसिफिकली, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, पैसे को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस फिनेंस। तो भाई बिजनेस फिनेंस आखिर होता है क्या है, तो बोलता है बिजनेस फिनेंस रेफर टू द फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, रन, सर्वाइव, एक्सपैंड अ बिजनेस। मतलब बिजनेस फिनेंस का मतलब क्या होता है, जो भी फंड, जो भी पैसा, फंड मतलब जो भी पैसा, जो भी पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको ज़रूरत है टू स्टार्ट मतलब आप समझो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ओके। मतलब अपन को पेन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। इसके लिए ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, तो हमको पैसा चाहिए होगा, तब तो हम इस चीज़ को खरीद सकेंगे। तो वही बोलता है इसके लिए जो फंड आपको रिक्वायर्ड होगा ना, उसी को बिजनेस फिनेंस करते हैं। स्टार्ट हो गया, फिर रन मतलब क्या होता है, आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। तो बिज़नेस चलाओगे तो प्रोडक्शन करोगे, उसमें स्टाफ होंगे, लेबर होंगे, उनको आप सैलरी दोगे, रॉ मटेरियल मंगवाओगे, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। सर्वाइव मतलब आप जिस मार्केट में हो तो उसमें आपको सर्वाइव भी करना होगा ना, कंपटीशन से भी आपको बीट करना होगा, कंपटीशन में भी सबको अच्छे क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। तो आपको सर्वाइव, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए भी आपको फिनेंस का ज़रूरत है, फंड का ज़रूरत है। एंड टू एक्सपैंड द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच खोल रहे हो, एक बिजनेस से दो बिजनेस बना रहे हो। तो इन सभी चीज़ के लिए जो भी आपको स्टार्ट, रन, सर्वाइव और एक्सपैंड करने के लिए जो भी आपको फंड का रिक्वायरमेंट पड़ता है ना, जो भी फंड रिक्वायर्ड होता है, उसी को बोलते हैं बिजनेस फिनेंस। मतलब बिजनेस के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं बिजनेस फिनेंस ना। देखो यही बोलता है कि बिजनेस फिनेंस इतना इंपॉर्टेंट है, देखना इस लाइन से, इट इज़ लाइक अ ब्लड इन द बॉडी। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उतना ही बिजनेस में एक फिनेंस का, मतलब बिजनेस में पैसा का ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो ना, हम लोग बिजनेस जब कर रहे हैं तो इसमें पैसा लगता है, स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, और अल्टीमेटली हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, पैसे के लिए, कि हम प्रॉफिट भी कमाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। तो बोलता है इट इज़ लाइक ब्लड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी तरह। बोलता है विदाउट फिनेंस बिजनेस कैन नॉट फंक्शन। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसी के तो हम जिंदा है, हम काम कर रहे हैं, उसी तरीके से विदाउट फिनेंस, बिना पैसा का बिजनेस चल ही नहीं सकता है, बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो ना हमको समझ में आया कि हाँ भाई पैसा बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, सबके लिए पैसा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब पैसा ज़रूरत है उसके बेसिस पे अब बांटा गया है, उसके बेसिस पे टाइप्स है, ठीक है। तो किस किस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत होगा, ठीक है। तो इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में बांटा गया है कि भाई हमको पैसा एक तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होगा, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो भाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है समझो। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि फंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, मतलब जो एसेट लंबे समय तक चलता है उसके लिए जो फंड रिक्वायरमेंट होगा ना, उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे लॉन्ग टर्म एसेट के लिए जो पैसा हमको रिक्वायर्ड होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, लैंड, आपको ज़मीन खरीदना है, आपको बिल्डिंग खरीदना है, मशीन खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, ये सब क्या है, लंबे समय तक चलता है बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है, लंबे समय तक चलता है, और इन सभी चीज़ के लिए जो फंड रिक्वायरमेंट होगा, ये एग्जाम्पल, इनके लिए जो पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल भी लिया, ए फैक्ट्री बाई मशीन। मशीन क्या होता है, आपका लंबे समय तक चलता है ना, तो क्या बोलता है, एक फैक्ट्री बाई मशीन वर्थ 10 लाख एंड दिस इज फिक्स्ड कैपिटल यूज फॉर मेनी ईयर। तो जो आप मशीन खरीदे, मशीन खरीदे 10 लाख का, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये क्या होता है यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट है, आपके लिए लंबे समय तक चलता है। और जनरली जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ आते हैं, इसमें ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगता है, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है, ओके। तो पहला तो समझ में आएगी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट के लिए हमको पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा क्या होता है,
दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, फंड रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, मतलब आपके बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो पैसा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ या फिर एम्प्लॉयज़ वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको आप सैलरी भी तो पे करोगे, तो वो आ जाता है इसमें। रेंट आप पे करोगे, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये डेली बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम कर दिए, ठीक है, ये क्या होता है डेली बेसिस पे। ओके, आपको सैलरी मंथली देना ही है, रेंट आपको मंथली देना ही है, रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे आपको मंगवाना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही है। तो ये सब क्या होता है डे टू डे ऑपरेशन, कि डेली का जो ऑपरेशन है उसको मैनेज करने के लिए जो भी फंड अपन को रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये जनरली जो वर्किंग कैपिटल होता है वो कम अमाउंट का होता है, बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ओके, तो एग्जाम्पल ये है, ए कंपनी नीड 2 लाख एवरी मंथ टू पे सैलरीज, दिस इज वर्किंग कैपिटल। आप क्या कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। तो हमने देखा क्या, तो हमको क्या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या पढ़ा कि अपन को पैसा चाहिए। पैसा दो चीज़ के लिए चाहिए, किस किस चीज़ के लिए, एक तो फिक्स्ड कैपिटल के लिए, एक वर्किंग कैपिटल के लिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट में आप जो इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए जो पैसा का ज़रूरत होता है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन, क्या डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल में जैसे सैलरी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फिनेंशियल एक्टिविटीज। देखो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, बट मैनेजमेंट क्या बोलता था, मैनेजमेंट ओवरऑल एक्टिविटी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा था उसके बारे में बात कर रहा था। बट ये फिनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली फिनेंस मतलब फंड मतलब पैसे के बारे में बात करता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें। तो चलिए इसको और बेहतर से यहाँ पे आप समझ पाओगे। तो व्हाट डज इट एक्चुअली डू, मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम एक्चुअली करते क्या है। तो सबसे पहला एस्टिमेट द फिनेंशियल नीड, मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए या फिर उसको एक्सपैंड करने के लिए हमको एस्टिमेट करना पड़ता है फिनेंशियल नीड, कि भाई कितना पैसा चाहिए। हम फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमको कितना पैसा रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो अब हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए मशीन्स या बिल्डिंग के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट जो आप निकालते हो ना, एस्टिमेट करते हो ना, ये कहाँ पे आता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट में ही हम एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा हमको इतना पैसा चाहिए, हमारे बिजनेस में इतना ज़रूरत है एक्सपैंड करने के लिए या चलाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट अब हमने निकाल तो लिया, जैसे मान लो हमने बोला कि ठीक है मेरे को 1 CR का ज़रूरत है हमारे बिजनेस में। अब ये 1 CR लाएंगे कहाँ से, तो आइडेंटिफाई द सोर्स मतलब कहाँ से पैसा लाएंगे। ठीक है, तो 2 जगह से ला सकते हैं, डेट और इक्विटी। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट हम पहले क्या करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं कि भाई हमको कितना पैसा चाहिए। दूसरा कि अब हम लाएंगे कहाँ से, तो जो सोर्सेज है ना 2 जगह है, डेट और इक्विटी। अब ध्यान से समझना है, इस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेट और इक्विटी क्या होता है इसको समझना है। ओके, तो समझो हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, मान लो पेन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पेन का फैक्ट्री लगाना है। ओके, इसके लिए हमको 1 CR चाहिए, तो हमने एस्टिमेट कर लिया कि भाई अपन को 1 CR चाहिए। अब बताओ हम पैसा लाएंगे कहाँ से। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा कि भाई चलते हैं ना बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास अप्रोच करते हैं। मान लो SBI बैंक के पास गए और बोले कि ठीक है मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो ये कुछ मॉर्गेज लेंगे और मेरे को क्या करेंगे, 1 करोड़ प्रोवाइड करवा देंगे। ये मेरे को 1 करोड़ प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्या ये ऐसे ही प्रोवाइड करवा देंगे 1 करोड़, तो नहीं, इसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बदले में हमको क्या, इंटरेस्ट, मान लो @10% होगा। तो हमको 1 करोड़ क्या बैंक के पास गया और बैंक हमको प्रोवाइड करवा दिया, इसके बदले में मेरे से क्या लिया, इंटरेस्ट 10% का। तो ये जो बैंक के पास हमने अप्रोच किया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेट से पैसा लेना। तो डेट में क्या होता है, आप बैंक से अप्रोच करते हो तो वो आपको दे तो देता है पैसा, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना है। आप बिज़नेस चलाओ, आप बिज़नेस डुबाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, वो इंटरेस्ट लेगा और वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका रिकवर करेगा। ओके, तो डेट में क्या होता है, डेट में जनरली क्या होता है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमको पैसा देता है, तो उसको बोलते हैं डेट से पैसा लाना। तो हमने पहला तो देख लिया डेट। अब भाई इक्विटी का मतलब क्या होता है, तो समझो मान लो सेम बिजनेस के लिए अपन को 1 करोड़ चाहिए। अब बैंक के पास हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास एक। ठीक है, मान लो हमारा दोस्त है रोहन, इसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो रोहन के पास गया, हम बोले कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो क्या रोहन हम लोग को 1 करोड़ ऐसे ही दे देगा, मतलब ऐसे फ्री में, तो नहीं। अब क्या होगा, रोहन बोलेगा कि ठीक है
हम आपको 1 करोड़ देंगे, बट इसके बदले में आपके बिजनेस का 50% मेरा होएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ही कि आपके बिजनेस में जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप कि 50% ओनरशिप आपके बिजनेस का मेरा होएगा, रोहन ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब अगर बिजनेस प्रॉफिट करे तो उसका 50% रोहन को मिलेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं हम रोहन से 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं और उसके बदले में 50% का ओनरशिप मतलब मालिकाना हक हम उनको दे रहे हैं, रोहन को। तो ये क्या हो जाता है जो रोहन से हम ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं इक्विटी, कि रोहन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बदले में हम ओनरशिप राइट दे रहे हैं। हमारे रोहन क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके बदले में हम 50% जो उसको ओनरशिप राइट दे रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं, मतलब रोहन हमारी इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, हमने इक्विटी से पैसा उठाया। मतलब रोहन से पैसा उठाना क्या हो गया, इक्विटी से हमने पैसा उठाया। तो ये हमारा डेट और इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो लेमन एग्जाम्पल है। अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेते हैं, ओके। अब देखो इक्विटी का मेनली कॉन्सेप्ट ना कंपनी के केस में होता है प्रैक्टिकली। तो देखो अपन लोग कंपनी स्टार्ट करना है, ठीक है, अरे इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। अब 1 करोड़ किसी एक पर्सन से या मान लो बैंक से लेना मुश्किल हो रहा है, तो अब कंपनी क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को बोलेगा कि भाई आप हमको पैसा की ज़रूरत है, मेरे को पैसा दो, ठीक है। तो बहुत जैसे मान लो पर्सन A B C D ऐसे बहुत पर्सन के पास गए, तो A B C D इन्होंने राजी हो गए कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे। तो वो ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देंगे, ठीक है। जैसे ये लोग जो पैसा दे रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं देंगे, तो इनके बदले में हम क्या करेंगे, इनके बदले में हम ओनरशिप राइट देंगे, ठीक है। इसके बदले में मालिकाना हक देंगे उन लोगों को। तो मान लो अपन कंपनी है, 1 करोड़ अपन को चाहिए, तो ऐसे मान लो 20 लाख A से ले रहे हैं, 20 लाख B से ले रहे हैं, 10 लाख C से, 10 लाख D से, और बहुत अलग अलग लोगों से ऐसा ले रहे हैं। और इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, इसके बदले में हम ओनरशिप राइट दे रहे हैं, ओनरशिप राइट, ठीक है, ओनरशिप राइट दे रहे हैं। तो ये मार्केट से जो हम पैसा उठा रहे हैं अलग अलग लोगों से, तो ये अलग अलग लोग क्या होते हैं, ये अलग अलग लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। और जो हम पैसा उठा रहे हैं इन लोगों से, इसको क्या बोलेंगे कि मतलब हम इक्विटी से पैसा ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी से पैसा ले रहे हैं। और ऑब्वियसली इन लोगों को बदले में क्या मिलता है, ओनरशिप, और आगे पढ़ेंगे कि डिविडेंड भी मिलता है। मतलब हमारे बिजनेस में इनका जो प्रॉफिट है उसमें भी तो इनका हिस्सा आ गया ना ओनरशिप राइट से, तो प्रॉफिट का भी हिस्सा हम इन लोगों को बांटते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी का, कि इक्विटी से कैसे हम पैसा लेते हैं। और नॉर्मल डेट आपको पता है, डेट में क्या करते हैं हम, जैसे डेट में हम बैंक के पास गए और बैंक से 1 करोड़ लिया और उसने इंटरेस्ट लगाया कि हाँ भाई 12% पर एनम आप हमको इंटरेस्ट देना, ठीक है। और वो आप हम लोग को क्या करता है, 1 करोड़ लोन दे देता है, कोई भी मॉर्गेज लेके या जैसे भी। तो अब देखो हमने इक्विटी और डेट देखा, तो आप बोलोगे भाई इक्विटी से मतलब इतना करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट डेट से जाते और पैसा ले लेते। तो देखो इक्विटी में कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है, और डेट में भी कुछ फ़ायदा नुकसान, इन चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो इक्विटी में क्या हुआ, हमने सारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा लिया और उनके बदले में ओनरशिप राइट दिया। अब मान लो कल चल के हमारे बिजनेस को लॉस होता है, हमारी कंपनी को लॉस होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है ना, इस केस में हमको कोई इंटरेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, रेगुलर आपको पेमेंट नहीं करना है इंटरेस्ट का। लेकिन डेट के केस में क्या होता है, आप जब बैंक से लेते हो तो आप भली प्रॉफिट करो या लॉस करो, बैंक को कोई मतलब नहीं है, बैंक को कोई मतलब नहीं है। वो आपसे 12% पर एनम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है इक्विटी में, ठीक है। कुछ नुकसान भी है, जैसे देखो इक्विटी में क्या आप ओनरशिप राइट देते हो। अब भाई जब ओनरशिप राइट दोगे तो जो भी शेयर होल्डर है ना वो कंट्रोल करने लगेंगे, उनका भी तो डिसीजन चलेगा ना, क्योंकि वो भी तो उतना ही % के मालिक है। तो जो भी आपके बिजनेस के ऑपरेशन में ये लोग कंट्रोल करने लगेंगे। बट बैंक में ये क्या होता है, बैंक वाले नहीं आएंगे आपके ऑपरेशन में कंट्रोल करने कि हाँ भाई ऐसा डिसीजन लो या इस तरीके से ऐसा करो। वो नॉर्मली आपसे इंटरेस्ट लेंगे, बात खत्म। बट इक्विटी वाले क्या हो गया, आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो ऐसे ही इक्विटी डेट के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। तो चलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से देखते हैं। तो इक्विटी में क्या होता है, देखो इक्विटी में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है ना वो इक्विटी वाले के पास चला जाता है, लेकिन डेट वाले के पास नहीं। ऐसे बैंक थोड़ी आके बोलेगा कि भाई मेरे को बिजनेस में कंट्रोल करने दो, हम ओनर है, ऐसा नहीं, वो डायरेक्टली इंटरेस्ट लेता है, बात खत्म। लेकिन इक्विटी वाला क्या होता है, वो आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेगा, क्योंकि ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उनसे पैसा लिए तो हम उनको ओनरशिप भी दिए, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। रिटर्न अब क्या होता है, जैसे डेट वाले को हम क्या करते हैं, डेट से जब हम पैसा उठाए तो हम उसको क्या दिए, इंटरेस्ट दिए। लेकिन इक्विटी में क्या करते हैं, इक्विटी में डिविडेंड देते हो। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आप जो प्रॉफिट कमाओगे ना, और उस प्रॉफिट का जो शेयर
उस प्रॉफिट का जितना भी उसका परसेंट है, ओनरशिप राइट, उतना आप दे दोगे उसको बांटोगे, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। ओके, रिस्क क्या होता है? रिस्क इक्विटी में क्या होता है, ये शायद यहाँ पे गलत है, जो रिस्क होता है इक्विटी में वो लो होता है और डेट में हाई होता है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। पीओवी किसका होगा? कंपनी का। अब देखो, कंपनी जो है इक्विटी से अगर पैसा उठाती है, इक्विटी से पैसा उठाती है तो उसके लिए रिस्क लो है। क्यों रिस्क लो है? हमने पढ़ा ना कि भाई प्रॉफिट हो तो आप पैसा बांटोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेट के केस में क्या होता है, आप प्रॉफिट करो या लॉस करो आपको इंटरेस्ट देना ही है, इसलिए डेट रिस्की होता है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेट क्या होता है? रिस्की होता है। ठीक है, डेट आपका क्या होता है? रिस्की होता है। डेट आपका रिस्की होता है और इक्विटी आपका लो रिस्की होता है। ठीक है, हाई होता है रिस्क। अब नाउ देखते हैं नेक्स्ट, जो कंट्रोल होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो वो क्या होता है, कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि ओनरशिप आ जाता है ना, तो उनका कंट्रोल भी आ जाता है, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट डेट के केस में ऐसा नहीं, कंपनी नहीं आते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। और रीपेमेंट आपको क्या है, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा तो आप मतलब पैसा बांटोगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेट के केस में, जो बैंक के केस में, वो इंटरेस्ट तो आपसे लेगा, दैट्स वाई तो ये रिस्की है। आपके डेट के केस में क्या है, आपको फिक्स्ड पेमेंट करना है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहना है, दैट्स वाई ये रिस्की होता है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, दैट्स वाई लो रिस्की होता है। ठीक है, तो चलिए वापस अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने क्या पढ़ रहे थे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फिनेंशियल मैनेजमेंट में होता है क्या, हम सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं फिनेंशियल नीड, कि भाई कितना अमाउंट, कितना आपको ज़रूरत है, कितना पैसा आपको ज़रूरत है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है ना कि 1 करोड़ अपन को ज़रूरत था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स, कि डेट से या इक्विटी से। डेट मतलब बैंक से, इक्विटी मतलब क्या, हमारे शेयर होल्डर्स से, जो शेयर होल्डर बन जाते हैं ना उनसे, या अपने केस में लेमन एग्जाम्पल में लिया था ना रोहन, उनसे। उसके बाद अब आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई अपन को इतना अमाउंट चाहिए, और जो सोर्स है वो भी डिटरमाइन कर लिया कि डेट से या इक्विटी से। अब नेक्स्ट क्या होता है, इन्वेस्ट फंड इफिशिएंटली। अब भाई पैसा आ गया, अब उसको इन्वेस्ट भी करोगे तो सही मशीन में लगाओगे, सही बिल्डिंग में लगाओगे, सही जगह पे आप इन्वेस्ट करो, सही टेक्नोलॉजी में आप पैसा लगाओगे। तो यही बोलता है कि इन्वेस्ट फंड इफिशिएंटली, कि इफिशिएंट मैनर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि बर्बाद कर दिए। ठीक है, कहीं पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे लगा दिए। तो यही बोलता है कि आप इफिशिएंटली आप इन्वेस्ट करोगे पैसा आने के बाद। उसके बाद क्या होगा, डिसाइड डिविडेंड। अब आगे आप डिसाइड करते हो डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आपने समझा ना, डिविडेंड कब आता है, जब आप इक्विटी से पैसा उठाते हो और जब पैसा कमाते हो, आप जब प्रॉफिट करते हो, तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, उनको वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप बांटते हो। तो वो आप डिसाइड करते हो कि भाई इनको प्रॉफिट का पार्ट देना है या नहीं देना। ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया तो बांटना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनी के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं होता, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी चाहती है बांटना या नहीं। तो उसके बारे में डिसीजन लेना कि अपन शेयर होल्डर को पैसा बांटे या नहीं बांटे, या रिटेन कर ले। देखो इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। डिविडेंड वाले में क्या होता है कि मान लो आप कंपनी हो, ठीक है, आपने इक्विटी से पैसा उठाया, बहुत सारे शेयर होल्डर आपके, ठीक है, और आपने मान लो 10 लाख प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 10 लाख प्रॉफिट कमाया, और ये कंपनी के ऊपर रहता है कि भाई 10 लाख या तो बांट दे शेयर होल्डर में, ठीक है, या फिर इसको रिटेन कर ले। इसको क्या कर ले, रिटेन कर ले, अपने पास ही रख ले, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए। तो इस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना। किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, कि डिविडेंड के रूप में बांट दे या रिटेन कर ले, मतलब अपने बिजनेस में रखे उसको ग्रोथ के लिए, उसको री इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। ओके, तो वापस से देख लेते क्या, एस्टिमेट करना कितना पैसा ज़रूरत है, सोर्स आइडेंटिफाई करना डेट या इक्विटी, फिर आप उसको इन्वेस्ट करते हो इफिशिएंटली, फिर डिसाइड करते हो डिविडेंड डिसीजन के बारे में, तो डिविडेंड के बारे में कि हाँ पैसा दे या रिटेन कर ले, डिविडेंड की तरफ दे या फिर रिटेन कर ले। तो वही एक एग्जांपल लिया, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि एक कंपनी प्लानिंग कर रहे है एक्सपेंशन के लिए, उसको 50 लाख का ज़रूरत है, तो वो डिसाइड करेगा कि भाई 30 लाख डेट से ले या 20 लाख इक्विटी से ले। ठीक है, ये डिसीजन लेना क्या होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, एंड द इंटायर डिसीजन इज फिनेंशियल मैनेजमेंट में, कि भाई कितना पैसा चाहिए, तो इसने बताया 50 लाख, कहाँ से। तो ऐसा भी हो सकता है कि 30 लाख डेट से ले रहे, 30 लाख बैंक से ले रहे, और 20 लाख जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे उठा ले रहे, मतलब जो लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये डिसीजन ये सब चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। और ध्यान रखना, एक प्रैक्टिकल वे बता रहे हैं कि कंपनी में CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो जिसका काम ही यही होता है फिनेंस को मैनेज करना। ठीक है, तो CFO ऐसे कंपनी में होते हैं जो कि स्पेसिफिकली जो भी फिनेंस होते हैं उसको मैनेज करते हैं।
ना भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये सब चीज़ करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो, नॉट जस्ट प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइज मतलब जैसे हमने इक्विटी से पैसा उठाया ना, तो जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं जिनसे पैसा उठाए, जो कि ओनर्स बोलते हैं, हम ओनर्स भी तो बोल सकते हैं क्योंकि उनको मालिकाना हक भी दिए, तो उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज होना, उसी वही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का। फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो थोड़ा और बताओ भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आखिर होता है क्या, तो समझो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखते हैं होता क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है ना शेयर का, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो देखो आपने सुना होगा जैसे स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारे शेयर लिस्टेड होते हैं, तो उनका जो शेयर है ना, उनका जो मार्केट वैल्यू है ना, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, कोई भी कंपनी का आप शेयर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा कि उसका शेयर क्या है, उसी के बारे में, वही होता है मार्केट वैल्यू। तो जैसे टाटा कंसल्टेंसी का जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है, 2000 क्या है 2387.5। तो ये मार्केट वैल्यू चल रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, मार्केट वैल्यू। उसी तरीके से मान लो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कार मैन्युफैक्चर करती है ना, उसका जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, 3044, मतलब 3044 रुपये जो है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या है, ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है। तो यही बोल रहे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ होना चाहिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया कि जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू ये है ना, ये इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे देखो हमने 1 साल पहले का देखा है कि टाटा कंसल्टेंसी 1 साल पहले उसका मार्केट वैल्यू क्या था, तो उसका मार्केट वैल्यू लगभग 3500 के आसपास था। बट आज क्या हो गया, 2300 के आसपास हो गया। मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। तो क्या प्रॉफिट, क्या इनका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है शेयर होल्डर का, तो नहीं हुआ है। यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ है टाटा कंसल्टेंसी के कंपनी में। बट आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का, देखो ये जो भी शेयर्स होते हैं आप सर्च कर लेना होता है, मतलब आपके गूगल पे मिल जाएगा। तो इसका जब 1 साल पहले का हमने देखा, तो 1 साल पहले 2500 था, इसका जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या था, 2500 था। लेकिन आज लगभग ये 3000 पे मिल रहा है, मतलब 3000 हो गया है इसका मार्केट वैल्यू। इट मीन्स इसका मार्केट वैल्यू बढ़ा है। इट मीन्स क्या हुआ है, वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है। जो महिंद्रा कंपनी है उसका वेल्थ क्या हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल वे होता है, ये प्रैक्टिकली ऐसा चलता है। तो आप पूछोगे कि भाई ये ऐसा बढ़ता घटता कैसे है, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइज देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर घट रहा है बढ़ रहा है। तो देखो मार्केट जो भी ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है ना, कैसे बढ़ता है, मान लो कोई कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतर सेल कर रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, प्रॉफिट बेहतर कर रही है, तो लोग ना इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते पैसा डालते, इट मीन्स क्या, इक्विटी में। यही तो होता है इक्विटी। आप अगर जाके टाटा कंसल्टेंसी का शेयर लेते हो, खरीदते हो, तो वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया। मतलब उनको पैसा किससे मिल रहा है, इक्विटी से मिल रहा है, डेट से नहीं। अगर बैंक वाले पैसा देंगे तो डेट होता है, लेकिन हम लोग अगर जा रहे हैं तो हम लोग शेयर होल्डर बन सकते हैं। मतलब हम लोग को कुछ ओनरशिप राइट मिल जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल में देखा ना, तो हम लोग भी ओनरशिप राइट ले सकते हैं, मतलब हम लोग भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी में जो भी शेयर होल्डर आए, इन्वेस्ट किए, वो कब करते हैं, जब कोई कंपनी बहुत बेहतर कर रही है, उसका बहुत सेल अच्छा है, उसका प्रॉफिट बेहतर है, तो लोग क्या होते हैं, शेयर खरीदने लगते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने लगते हैं, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इक्विटी से उनको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी बेहतर परफॉर्म नहीं करती है, सेल घटने लगती है, उसका प्रॉफिट बेहतर नहीं होता है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लोग शेयर बेचने लगते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो शेयर बेचने लगते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमारा मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो हमको पता चल जाएगा कि शेयर जो भी प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है कि नहीं, सॉरी, जो भी वेल्थ आपका मैक्सिमाइज हुआ है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा, कि अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर देख ले। तो वापस नोट पे आते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, आप सिंपली समझो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो मार्केट वैल्यू शेयर हमने दिखा ना, वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अब देखो बढ़ रहा है तो वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे हो रहा है, मान लो कोई भी 120 रुपये का, मान लो कोई जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर था, ठीक है, वो हमने खरीदा, 1 साल बाद ये 150 का हो गया, मतलब 30 रुपये का शेयर होल्डर जो उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे, जो इक्विटी में इन्वेस्ट किए हुए थे, उनका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदा हो गया, तो इससे क्या हो गया, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ।
तो हमने देखा ना कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो बढ़ा, तो उससे क्या होगा, जो भी शेयर होल्डर उसमें निवेश किए हुए होंगे, उसमें जो इन्वेस्ट किए होंगे, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ होगा। लेकिन जो अगर TCS में किए होंगे तो उनका वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हुआ, क्योंकि शेयर नीचे गया था। तो यही बोलता है, तो इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसी को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइज। अगर किसी भी कंपनी का देखना है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर देख लो। अब यहाँ बोल रहा है वाई नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही क्यों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। तो अब देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म होता है। आपको प्रॉफिट कमाना है, मान लो जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी गिरा दो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा प्रॉफिट के लिए। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है सब, ठीक है। हम इस तरीके से फिनेंस को मैनेज करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है, तभी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है, तभी तो लोग शेयर खरीदेंगे, तभी तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगा। क्योंकि अगर सेल अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, ओवरऑल हमारा जो फिनेंस, जो भी परफॉर्मेंस होगा कंपनी का, वो बेहतर होगा, तभी वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये रिस्क को भी कंसिडर करता है। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, वो रिस्क को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर टाइम वैल्यू, मतलब टाइम को भी कंसिडर करता है वेल्थ। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लो एक प्रोजेक्ट ए है जिसमें क्या है 1 लाख रुपये आपको मिलेगा 5 साल के बाद, लेकिन एक प्रोजेक्ट बी है जिसमें आपको 80,000 मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो 1 लाख मिलना 5 साल के बाद, बट 80,000 मिलना 1 साल के बाद। तो देखो, अगर इसमें आप इन्फ्लेशन ये सब जोड़ोगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट बी ज़्यादा बेहतर है। भले 80,000 मिला, बट 1 साल के बाद ही मिल जा रहा है ना। तो यही बोलता है कि आपको कंसिडर करता है टाइम वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब चीज़ होता है, उस चीज़ को कंसिडर करता है। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इग्नोर करता है इस चीज़ को। दैट्स वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हमने एग्जांपल भी देख लिया कि बी इज़ बेटर बिकॉज मनी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल, मतलब आज का मनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि भाई बाद में इन्फ्लेशन भी आएगा ना, महंगाई बढ़ेगा, इसलिए। एंड कैन बी री इन्वेस्टेड, और मान लो आज हमारे पास पैसा आ गया, तो उसको आज हम री इन्वेस्ट करके वापस कमा सकते हैं। तो ये चीज़ कौन बात करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। तो ये बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। रिस्क कंट्रोल, रिस्क को भी कंसीडर करता है। एंड शेयर होल्डर के सेटिस्फैक्शन, शेयर होल्डर हमने पढ़ा ना कि इक्विटी से पैसा उठा रहे थे, जो भी लोग दिए थे वही हमारे शेयर होल्डर, तो उनको सेटिस्फैक्शन, वो कैसे सेटिस्फाई होंगे भाई। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है। मान लो एक पर्सन है जो 120 रुपये का शेयर था तब खरीदा, आज वो 180 रुपये का हो, मतलब 60 रुपया उनको प्रॉफिट हुआ, तो भाई शेयर होल्डर सेटिस्फाइड ही रहेंगे ना। अब मान लो ये एक शेयर नहीं 1000 शेयर होता, तो मतलब 60,000 इनको मुनाफा हो गया, 60,000 का इनका फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से शेयर होल्डर ऑब्वियसली सेटिस्फाइड रहेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस से। तो ये हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक हो जाता है।